मोमेंटम है। और अगर हम लोग देखेंगे तो 16,660 से लेके 16,800 ये ऊपरी जोन जो है उसके लिए निफ्टी के लिए वो काफी थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। यहाँ पे हमें हमारे जो लॉन्ग है उनको कवर कर लेना चाहिए और थोड़ा शॉर्ट्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैंने भी कल कुछ शॉर्ट्स किए हैं क्रिएट निफ्टी में, तो यही जो जोन है निफ्टी का 16,700 से लेके 16,800 यहाँ पे कुछ फ्रेश हम लोग शॉर्ट्स बना सकते हैं। 16,965 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर बात रही बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 36,350 से लेके 36,400 ये जोन उसके लिए क्रूशल होगा। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इस लेवल को अगर होल्ड नहीं कर पाता है मार्केट, तो में हम लोग एक बिकवाली का ट्रेंड देख सकते हैं। फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नितिलेश, फिर साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स बाजार में आज के लिए आपको कहां पर नजर आ रहे हैं? रिकमेंडेशंस क्या होंगी आपकी? आइशर मोटर में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की कगार पे है। तो 2775 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 2755 के एक स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें करके जा सकते हैं। पहला टारगेट जो होगा वो 2810 से लेके 2830 का होगा। ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे कॉल होगा आइशर मोटर का, यहाँ पे आप नजर बना के रख सकते हैं। तो चलिए, ये कॉल नितिलेश की तरफ से आती हुई आइशर मोटर्स पर आप एक बार खरीदारी की राय मानकर चल सकते हैं। अबाउट 2775 के लेवल्स, 2810 पहला टारगेट, 2830 दूसरा टारगेट भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 2755 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने करीब आधे से 1% तक की तेजी एक्शन भी देखा। ऑटोमोबाइल स्पेस लगातार फोकस में भी है और ऑटो बिक्री के आंकड़े भी हैं, जिसके चलते स्पेस लगातार फोकस में रहेगी। नितिलेश, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी, स्ट्रैटेजी और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट, जी हाँ, नतीजे कौन से आते हुए दिखे ये भी समझते हैं एक एक कर। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं नतीजों से शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो ओवरऑल जो कह सकते हैं निफ्टी की अर्निंग्स जो है अब कंप्लीट हो चुकी है। जो आखिरी अर्निंग था आप कह सकते हैं सन फार्मा का था, लेकिन हालांकि अगर आंकड़े की बात करें सन फार्मा का तो एक थोड़ी सी हल्की मिस आई है अनुमान से जो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे थे। अगर आप टैरो के जो नंबर हैं उनके यूएस आर्म की, उसको अगर आप सेपरेट कर दे, आप देखेंगे तो एडजस्टेड पैट में लगभग 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है। लेकिन एक 4,000 करोड़ रुपए का जो है एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है। ये उनकी जो टैरो फार्मा है उनकी रीस्ट्रक्चरिंग के कारण हुआ है। तो उसके अलावा जो तीन अहम बात है जो FY23 के लिए जो गाइडेंस के लिए है, सबसे पहला है कि आप कह सकते हैं कि हाई सिंगल टू लो डबल डिजिट ग्रोथ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस रहेगा। इसके अलावा R&D एक्सपेंसेस जो रहेंगे बढ़ जाएंगे, ऑलमोस्ट 7 से लेके 8% तक होने वाले हैं। और वित्त साल 2022 में ये आंकड़ा लगभग 5 से लेके 6% तक का था। और उन्होंने कहा है कि एक्सपेंसेस जो होती है उसमें भी बढ़ोतरी देखने वाली है सारे मार्केट्स में, आप यूएस ले लीजिए या इंडियन मार्केट्स ले लीजिए। तो ऑफकोर्स थोड़ी मार्जिन प्रेशर ज़रूर रह सकती है आगे जाते हुए, जो हम लोग देखे हैं पिछले 2 साल में फार्मा सेक्टर में। इसके अलावा LIC के जो है आंकड़े आए थे चौथे तिमाही की, ओवरऑल देखा जाए तो नेट प्रीमियम में 18% का ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि जो आप कह सकते हैं कि पैट जो है वो थोड़ा सी कम आई है। तो इसमें जो है एक और इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, क्योंकि डिविडेंड सिर्फ ₹1.5 प्रति शेयर दिया गया है। इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशंस था कि डिविडेंड थोड़े हायर लेवल्स पे आए, तो स्टॉक में थोड़ी प्रेशर देखने ज़रूर मिल सकती है। हालांकि जो मार्केट शेयर है वित्त साल 2022 में LIC का लगभग इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए 74.6% रहा है। जिंदल स्टील एंड पावर के जो आंकड़े की बात करें तो थोड़े वीक नतीजे देखने मिले हैं, क्योंकि जो उनके ऑपरेशनल नंबर्स है वहाँ पे जो है इम्पैक्ट पड़ा है। और मार्जिन्स में भी लगभग आप कह सकते हैं 25% का जो है डाउनटिक ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने मिला है। ट्राइडेंट के स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं। आपको पता होगा कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, स्पेशली एक्सपोर्ट्स के कारण। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि आय देख लीजिए, कामकाजी मुनाफे देख लीजिए, सब में जो है लगभग 40% का ग्रोथ देखने मिला है। और IRCTC फोकस में रहेगा। ऑफकोर्स याद रखिए अनलॉक थीम चल रहा है, पिछले साल का जो बेस था थोड़ा लो था। अब देख सकते हैं कि जो आय है वो 2 गुना बढ़ चुका है और मुनाफे में भी जो है 104% का जो इजाफा देखने मिला है।
मार्जिन्स हालांकि थोड़े से दबाव में ज़रूर पड़े हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स IRCTC में देखने मिला है। रिसेंटली लिस्टेड डिलीवरी के जो आंकड़े हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो आय है डबल हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और सिक्वेंशियली भी देखा जाए तो नंबर्स थोड़े अच्छे देखने मिले हैं, लेकिन जो लॉसेज है वो सपाट है लगभग 120 करोड़ के, अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें। और आखिर में जो है फार्मा सेक्टर के एक और बड़े दिग्गज कंपनी औरोबिंदो फार्मा का जो है नाम लेंगे, यहाँ पे भी जो है टॉप लाइन ग्रोथ लगभग 3% का गिरावट देखने मिला, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है, पैट है, यहाँ पे जो है जोर की मार लगी है। ऑफ कोर्स यूएस के मार्केट्स में जो है प्राइस एरोशन देखने मिला है, और जो मार्जिन्स है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 500 बेसिस पॉइंट्स का डाउनटिक देखने मिला है। तो ये ओवरऑल जो है समअप करता है अर्निंग सीजन्स का जो है आखिरी दिन का जो कह सकते हैं रिजल्ट्स। ओके, तो क्लियरली आखिरी दिन रिजल्ट्स हमने देखे, सन फार्मा, IRCTC जैसी कंपनियों के नंबर्स, और अब यहाँ पर ये नंबर्स कैसे रहे ये भी शरद हमको बता रहे हैं। लेकिन साथ ही शरद, खबरें भी ढेर सारी होंगी, बताइए खबरें कौन सी हैं जिस पर आज हमें फोकस करना है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम लोग ब्लू स्टार के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक एनालिस्ट मीट हुई थी और यहाँ पे कंपनी कह रही है कि लगभग 25 से लेके 30% तक का ग्रोथ होगा। अब जो RAC जो रूम AC की इंडस्ट्री ग्रोथ है उससे तो बेटर करेगा 20 से 25%। जब कंपनी बेटर करती है आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ से तो एक मार्केट शेयर गेन होता है, तो इस पर ज़रूर आप फोकस रखिएगा। वित्त साल 2023 के लिए मार्जिन गाइडेंस जो रखा है 8 से लेके 8.5% तक का रखा है, और कंपनी कह रही है कि जो रॉ मटेरियल प्राइस की इंक्रीज़ है उसको जो है कोई इन्वेंट्री में कोई जो है प्रेशर नहीं आ रहा है, और जो अगला राउंड ऑफ प्राइस हाइक होने वाला है वो जुलाई के महीने में होने वाला है। जाइडस लाइफ साइंस भी फोकस में रहेगा, और ध्यान रखिएगा कि आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है जो आप एलिजिबल रहेंगे बायबैक के लिए। बायबैक का जो दाम है वो 650 रुपये का है, लगभग 72% का आप कह सकते हैं प्रीमियम पे, और जो बायबैक साइज है वो लगभग 750 करोड़ का है। जिंदल स्टेनलेस स्टील भी फोकस में रहेगा, वो जो है कंपनी 155 मिलियन टन स्टेनलेस स्टील जो है एक रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जो देने वाले हैं आंध्र प्रदेश में, तो स्टॉक को फोकस में रखा गया। स्पंदना स्फूर्ति ने जो है एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है, कंपनी कह रही है कि डिले हो रही है उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेके। हालांकि एक ऑपरेशनल अपडेट ज़रूर दिया है जहां पे आप कह सकते हैं कि डिसबर्समेंट जो है लगभग 850 करोड़ की हुई है, जो इनलाइन हुई है उनके कोविड के लेवल से, और कलेक्शन एफिशिएंसी में भी जो है एक स्ट्रेंथ देखने मिला 107% का। तो ओवरऑल अगर हमने आंकड़े पे फोकस करें तो एक टाइप से कह सकते हैं डिसेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स आ रहा है। हालांकि क्यों रीज़न थी डिले होने की फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, इस पे भी जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक में। और आखिर में बात करूंगा टाटा केमिकल्स और GHCL की, तो जो है उनके जो प्राइसेस है सोडा ऐश के प्राइसेस उनमें बढ़ोतरी हुई है 8 से लेकर 9% तक, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो रॉ मटेरियल है इसमें भी बढ़ोतरी हुई है 5% के लिए। अब इससे क्या हो रहा है कि डिमांड जो है स्ट्रांग है, और चाइना के जो प्राइसेस है रॉ मटेरियल के वो अभी भी ऊपर है, तो अगर डोमेस्टिक प्राइसेस में ग्रोथ हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। तो इस पॉजिटिव होगा दो स्टॉक्स के लिए, एक है टाटा केमिकल्स जिन्होंने अनाउंसमेंट किया, और दूसरा स्टॉक है आपका GHCL। ओके शरद, शुक्रिया ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं और ऑफ कोर्स रिजल्ट्स भी हैं। कल आखिरी दिन रहा Q4 FY22 के मेजर जो सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं वो सब आ चुके हैं, और उसका रिएक्शन आज देखने को मिलेगा जिस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है Q4 FY22 और FY22 के GDP आंकड़े आ जाने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं आंकड़े, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें आपके लिए समझना, क्या कुछ है जिस पर फोकस रखना चाहिए, और अनुमान क्या है जानकारों का, बताने के लिए हर्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हर्ष बताएं GDP डेटा के एस्टिमेट्स क्या कह रहे हैं। इंडिया के Q4 FY22 और FY22 फुल ईयर के GDP नंबर्स एक्सपेक्टेड, और हम पहले देखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हमें क्या बता रहे हैं। एक तो GST कलेक्शंस काफ़ी एलिवेटेड रहे हैं लास्ट 10 महीनों से, GST कलेक्शंस 1 लाख करोड़ प्लस पे, तो थ्रू आउट द क्वार्टर GST कलेक्शंस काफ़ी रोबस्ट। इनफैक्ट अप्रैल में GST कलेक्शंस 1.67 लाख करोड़ क्लॉक किया, वो ऑफ कोर्स Q1 FY23 हुआ, पर फिर भी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग GST कलेक्शंस रहा है। जब हम IIP नंबर्स को देखें तो मार्च फरवरी और जनवरी से स्लाइटली बेटर था। 1.9% IIP नंबर मार्च के लिए आया, 1.7 था फरवरी के लिए, और 1.5 था जनवरी के लिए, तो वो भी मार्च में काफ़ी अच्छा पिकअप दिखता हुआ। जब हम एक्सपोर्ट ग्रोथ को देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ थ्रू आउट Q4 ऑफ FY22 हमें देखने मिला है, पर इंपोर्ट्स भी इक्वली फास्ट ग्रो हुए, और क्रूड ऑयल प्राइसेस डेफिनेटली BOP पे प्रेशर डाल रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो Q3 FY22 का डेफिसिट अराउंड 2.7% पे आया था, तो वो काफ़ी उस पर काफ़ी प्रेशर रहेगा, बना रहेगा। जब हम बैंक क्रेडिट ग्रोथ देखें तो मार्च के
मंथ में बैंक क्रेडिट 9.7% से ग्रो हुआ है, तो उसमें भी एक काफ़ी अच्छी उछाल आई है और वो भी ट्रैजेक्टरी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है। तो अप्रैल में भी उसका ट्रैजेक्टरी ऊपर ही जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, जब हम चैलेंजेस को देखें तो सीपीआई एक सबसे बड़ा चैलेंज है और रेट हाइक्स, जिसके वजह से रेट हाइक्स हो रहे हैं। तो सीपीआई काफ़ी एलिवेटेड रहा है 7.8% पे, जो अप्रैल मंथ का सीपीआई था। मार्च में भी 7% का सीपीआई आया है, और जब हम रेट हाइक्स को भी फैक्टर करें तो उस पर भी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा, पर वो होपफुली FY23 में वो इम्पैक्ट आएगा। जब हम Q4 की एक्सपेक्टेशंस देखें तो रफली 3.5 to 5.5% के बीच में सारे इकोनॉमिस्ट्स का प्रोजेक्शन है। हमारा एवरेज प्रोजेक्शन अराउंड 4.1 to 4.3% के आसपास का प्रोजेक्शन है। जब हम फुल ईयर को देखें तो 8.8% हमारा पोल कहता है कि 8.8% के आसपास आएगा। मॉस्पी ने कहा है कि 8.9% पे आएगा। तो वो जीडीपी बैक जो 2020 का जो लेवल है उस पे चला जाएगा। जो डी ग्रोथ हुआ था 2021 में वो पूरा रिवर्स होएगा, यही अपेक्षाएं हैं। ओके, तो क्लियरली 3.5 से 5.5 के बीच ऑन अ Q4 FY22 बेसिस एस्टिमेट लगाकर चल रहे हम कि जीडीपी ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, और साथ ही अगर फुल ईयर की बात करें एस्टिमेट्स यही हैं कि 8.8% पर जीडीपी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकता है। औसत पोल के मुताबिक 8.8% ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। कई सारे कंसर्न्स हैं जो कि अभी हर्ष हमें बता रहे थे। इन तमाम कंसर्न्स पर और इस आंकड़े पर ज़रूर नज़र रखनी होगी। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट को समझते हैं। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जुड़ गई हैं। वंदना से बातचीत करते हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। शुरुआत मैं कच्चे तेल की चाल से ही करना चाहूंगी क्योंकि बहुत बड़ी कंसर्न ये बनता हुआ दिख रहा है। रूस के कच्चे तेल पर बैन को लेकर यूरोपियन यूनियन में सहमति बनने से हम देख रहे हैं अगेन क्रूड में उछाल है। सप्लाई कंसर्न्स हैं जिस पर लगातार फोकस है। एनर्जी पैक में नेचुरल गैस में भी एलिवेटेड एक्शन नजर आ रहा है। कैसे देख रही हैं आप एनर्जी पैक को? जी मानसी, ये 27 मेंबर्स की ये जो ग्रुप है इसमें लग रहा था कि कंसेंसस नहीं बनेगा, हंगरी पोलैंड वगैरह इसमें बाहर रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ ट्विस्ट डाले हैं और उसके बाद ये एम्बार्गो की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे डेफिनेटली एक सप्लाई टाइप सिचुएशन जो है ऑलरेडी यहाँ पे उसको थोड़ा सा और टफ यहाँ पे हो सकता है। और हमने देखा था कि 96 मिलियन बैरल पर डे का जो कंजम्पशन था ये 2021 में था, लेकिन यहाँ पे 2022 में ये बढ़ के 100 मिलियन बैरल पर डे है। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड साइड में इजाफा है और जो सप्लाई साइड है वो यहाँ पे टाइट हो रहा है। तो जो क्रूड ऑयल के जो फिगर्स हैं ये यहाँ पे 3 डिजिट में ही रहेंगे, और मुझे लग रहा है यहाँ पे मानसी कि $1-2 का यहाँ पे और रिएक्शन आएगा इंटरनेशनल मार्केट में। घरेलू बाजार की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि एक बार 9500 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तो ये रिएक्शंस यहाँ पे आ सकते हैं। रही बात नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में यहाँ पे अभी काफी ज्यादा कंसर्न बना हुआ है, और नेचुरल गैस जो सप्लाई होता है वो पाइपलाइन के थ्रू होता है। तो बहुत जल्दी इसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ना कोई ट्रेड इक्वेशंस बहुत जल्दी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से प्राइसेस ऊपर की तरफ ही रहेंगे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें तैयार रहना चाहिए। एक बार फिर से $9.2 से ऊपर ट्रेड हो सकती है ये कमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट में, और घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार 700 का जो लेवल है वो छू सकता है। तो एनर्जी काउंटर में मुझे लग रहा है बाइंग यहाँ पे थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है। मार्केट की बात करें, सोने चांदी की चाल में हम दबाव देख रहे हैं। इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स में जिस तरह के लेवल्स नजर आ रहे हैं, क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? जी मानसी, यहाँ पे काफी दिनों तक हम लोगों ने देखा है कि इसने 50,000 के लेवल्स को यहाँ पे मेंटेन करा है, और अभी थोड़ा सा दबाव लग रहा है और $7 के करीब गिरावट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में, तो इसका एक इम्पैक्ट आएगा। और डॉलर इंडेक्स जो कि लगातार 105 के स्तर से 101 के स्तर पे गिर गया, यहाँ पे वहां पे एक रीबाउंड आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एक नी जर्क रिएक्शन गोल्ड में आएगा और गोल्ड में हम फॉल देखेंगे। हालांकि अगर कोई न्यूज इकोनॉमिक फ्रंट पे निगेटिव आती है तो ही मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि अगर 50,100 से ऊपर ट्रेड होता है तो ही जाके आप बाइंग करें। 50,300 का टारगेट रखें और स्टॉप लॉस यहाँ पे 50,000 का लगाएं। इनफैक्ट अगर एक लेवल देना चाहूंगी मानसी यहाँ पे कि 49,800 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो मेरे ख्याल से गोल्ड में फर्दर फॉल आता हुआ हम देख सकते हैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में 49,200 का। तो लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे बुलियन काउंटर में ट्रेड करना होगा। 15 बिफोर वी लेट यू गो, बेस मेटल्स की चाल को आप कैसे देख रहे हैं और वहां पर कहीं अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बन रही है आप बताएं। जी बिल्कुल मानसी, एल्यूमिनियम जो है वो काफी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है क्रूड ऑयल से।
वहां पे मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड आएगा आज देखने को मिलेगा। 243.5 पे बाय करना चाहिए, 245 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 242.75 का होना चाहिए। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है मानसी यहाँ पे बेस मेटल्स में आज थोड़ी सी यहाँ पे जो बाइंग है वो कंटिन्यू रह सकती है आज के दिन भी। ऑलराइट, तो चलिए ये राय मिलती हुई वंदना की तरफ से हमें दिख रही है। और वंदना, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और स्ट्रैटेजी से जाने के लिए। एल्यूमिनियम में यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं, बेस मेटल्स में स्ट्रैटेजी। वहीं गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें, वहाँ पर भी गोल्ड में पर्टिकुलरली जो एक्शन नजर आ रहा है उसके दम पर यहाँ पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। और साथ ही एनर्जी पैक में भी वंदना की तरफ से उनका नजरिया हमने एक बार जाना। काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल जो है उसमें बढ़त नजर आ रही है। यहां से और तेजी के अनुमान नजर आ रहे हैं। 9,500 तक घरेलू मार्केट्स में क्रूड की चाल जो है वो जाते हुए दिख सकती है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पर कौन से शेयर्स हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं, हर रोज की तरह वामाक्षी से समझते। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग। देखिए, सन फार्मा ऑफ कोर्स लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट सीजन कल था। हम रिजल्ट Q4 FY22 के समेट रहे हैं। आई एम श्योर सन फार्मा से रिपोर्ट की शुरुआत करेंगी आप। CLSA ने सन फार्मा पर खरीदारी की राय बरकरार रखी और लक्ष्य का 1060 प्रति शेयर का। हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के चलते मार्जिन्स अनुमान से कमज़ोर आए। एक्सपेंसेस में नॉर्मलाइजेशन और बढ़ती इनपुट कॉस्ट से प्रॉफिटेबिलिटी पर एक इम्पैक्ट नज़र आया और सन फार्मा इनफैक्ट CLSA की टॉप पिक है फार्मा सेक्टर में। इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने सन फार्मा पर न्यूट्रल की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 810 प्रति शेयर का। कंपनी के जो चौथे तिमाही के मार्जिन से वो अनुमान से कमज़ोर आए। FY23 के लिए जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है वो भी अनुमान से कमज़ोर था। इसके अलावा CLSA ने M&M पर खरीदारी की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 1257 प्रति शेयर का। कंपनी का ग्रोथ आउटलुक पे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री नजर आई और कंसोलिडेटेड EBIT यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सुधार आया। हालांकि ऑटो मार्जिन्स में एक डिक्लाइन हुआ। कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर्स ईज होने के कारण मार्जिन्स में बढ़ोतरी आ सकती है और कैपेसिटी एडिशंस कंपनी करी है मजबूत डिमांड मीट करने। इसी वजह से CLSA ने M&M पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। JP मॉर्गन ने प्रेस्टीज स्टेट पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी। सेल्स मोमेंटम मजबूत नज़र आ रहा है और कंपनी प्राइस हाइक्स ले रही है उसके अलग अलग लॉन्चेस के चलते। लास्टली हमारे पास है क्रेडिट स्विस। उन्होंने भारत फोर्ज पे कवरेज शुरू की है और लक्ष्य रखा है 903 प्रति शेयर का। एक अंडर अप्रिशिएट साइक्लिकल रिकवरी नज़र आ रही है आगे चलते। ऑटो एक्सपोर्ट्स में भी एक मजबूत स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो दूसरे बिजनेस सेगमेंट्स हैं उधर स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल ड्राइवर्स भी नज़र आ रहे हैं। ग्रेट वामाक्षी, शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो इन रिपोर्ट